2005 पेज 1435। ये अमानुल्लाह बनाम सरकार थे। इसमें जस्टिस मुजम्मल ख़ान और जस्टिस सैयद शब्बर रज़ा रिज़वी साहब की जजमेंट थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर चूँकि असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, वही पावर जो है वो इस्तेमाल करते हैं मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30। लेकिन अगर यहाँ मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 4 साल से ऊपर सज़ा देगा तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट नहीं जाएगी, वो सेशन कोर्ट ही जाएगी। तो ये उन्होंने इस चीज़ में क्लियर की। अब जो सेशन कोर्ट जाएगी, वो सेशन कोर्ट कौन सुनेगा? उन्होंने कहा सेशन कोर्ट में तो 3 लोग होते हैं, एडिशनल सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशन जज। तो ये तीनों सुनेंगे। अब कौन से एडिशनल सुनेंगे? सेशन जज के पास वो अपीलें जानी पहले सेशन जज के पास है, फिर एडिशनल सेशन जज कौन सुनेंगे? वो प्रोवाइजो उन्होंने दिया कि एडिशनल सेशन जज शैल हेयर ओनली सच अपील एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल ऑर्डर डायरेक्ट करे या सेशन जज ऑफ डिवीजन मेक ओवर टू हिम। तो एडिशनल सेशन जज वो अपीलें सुनेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भेजे या सेशन जज इनको भेजे। तो यही इस तरह रूटीन में सेशन जज जितने भी उसके पास एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनको वो अपीलें तकसीम कर देते हैं। अब असिस्टेंट सेशन जज भी अपीलें सुनते हैं, चूँकि अब असिस्टेंट सेशन जज कौन सी अपीलें सुनेंगे? उन्होंने कहा कि जो नीचे 2 मैजिस्ट्रेट क्लास 2 और क्लास 3 है ना, जब ये कोई फ़ैसला देंगे तो उनकी अगर कोई अपील आती है तो फिर वो ये सुनेंगे। तो ये इसका आपका पहला इसके अंदर सवाल है उसका हिस्सा कि सेशन कोर्ट में कौन सी अपीलें जाती हैं। तो आपने कहा 3 तरीक़ों से, 3 जगहों से जाती हैं। एक मैजिस्ट्रेट से फ़ैसले, एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले, एक जो है ट्रायल जो असिस्टेंट सेशंस जज के हों, एक जो ट्रायल है वो 349 में हो। आगे फिर कहा फिर सुप्रीम को हाई कोर्ट में अपीलें कहाँ जाएंगी? उन्होंने कहा कोई भी ट्रायल अगर कोर्ट ऑफ सेशन हेल्ड करेगी, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज। तो जो ट्रायल हेल्ड बाय सेशन कोर्ट है, यानी सेशन कोर्ट में 2 आते हैं, एडिशनल सेशन जज या सेशंस जज, इनकी अपीलें जो हाई कोर्ट जाएंगी। अब यहाँ आपका 2 सवाल पूरे हो गए। एक सवाल कि अपीलेबल ऑर्डर्स का रूल बताएं जनरल, और कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं? तो 404 से लेके आपने आगे तक जो अलग से सेक्शन से वो मैंने आपको बताया। दूसरा, अपीलेबल जजमेंट का कानून क्या है? उसका जनरल रूल 404 में ही है, लेकिन आगे उसका मैंने आपको बताया 408 और 409 ये है, और आगे 410। 408, 9 और 10 में कि इनकी जो अपीलें हैं वो किधर जानी है और कैसे सुनी जानी है। तीसरा सवाल इसके ऊपर है 411A से लेके ये आपका जाएगा 411 सब सेक्शन 4 है, यहाँ तक सेक्शन इसका एक ही है लेकिन उसके सब सेक्शन 4 है। ये वो स्पेशल ट्रायल है जिस तरह जो कि हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में खुद ही पहले सुनती है। जिस तरह भुट्टो ट्रायल सुना था कि मर्डर ट्रायल है, लेकिन उन्होंने नीचे सेशन कोर्ट में नहीं सुना, वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट सुना गया। तो ये वो केस है जो डायरेक्ट सेशन हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुनती है। कभी कभी सुन सकती है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो ये सुन सकती है, तो लिहाजा ये वो है। और ये जो इतना भी यहाँ बयान किया गया है ये उस स्पेशल ट्रायल के लिए है जो मैंने कहा कि उस वक़्त ही ये सेक्शन अप्लाई होगा जब हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में पहले केस सुने, फिर उसकी अपीलें किधर किधर जानी है, ये उसकी बात हो रही है, ये याद रखना है, ये बाकी ट्रायल की नहीं। तो 411A
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई ट्रायल सुनेगा तो उसकी अपील, जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन होगी, वो भी हाई कोर्ट में ही जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट के वो एटलीस्ट डीबी सुनेंगी, डिवीजन कोर्ट उसको सुनेंगी। ये उन्होंने आपको 411A में कहा। फिर कहा कि हाँ, जो उसी कोर्ट की डिवीजन कोर्ट सुनेंगी, उसके अंदर 4 में से कोई ग्राउंड होगी अपील की। ये ग्राउंड्स उन्होंने दी। पहली ग्राउंड मैटर ऑफ लॉ हो, अगर मैटर ऑफ लॉ नहीं है तो ये जो ट्रायल जज था वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे। तो दूसरा है फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रायल जज। ट्रायल जज फिटनेस सर्टिफिकेट देगा कि इट इज़ ए फिट केस टू बी हर्ड बाय एपलेट कोर्ट। अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी ना दे तो आप एपलेट कोर्ट से लीव टू अपील ले लें। तो तीसरी आपके पास तरीका है लीव ऑफ द एपलेट कोर्ट। वो इस तरह होता है कि आप अपील से पहले, बेसिकली आप अपील के साथ ही करते हैं, लेकिन पहले वो एप्लीकेशन सुनी जाती है जिसमें आप कहते हैं कि मुझे ना ही मैटर ऑफ लॉ इसमें आ रहा है, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट मुझे नीचे वाले ट्रायल जज ने दिया है, लेकिन मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आपके पास ये इन ग्राउंड की मेरे पास बड़ी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप मुझे इजाज़त दें आपके पास अपील दायर करने की। तो वो आपको लीव ग्रांट कर देती, इजाज़त ग्रांट कर देती है। तो लीव ऑफ द एपलेट कोर्ट, ये आपके पास तीसरी ग्राउंड। चौथी है और कोई सफिशेंट ग्राउंड अगर आपके पास है, एनी अदर सफिशेंट ग्राउंड ऑफ अपील। तो ये 4 तरीके हैं जिनकी बिना के ऊपर ट्रायल अगर हेल्ड बाय हाई कोर्ट जज है तो उस हाई कोर्ट जज के फैसले के खिलाफ आप उसी हाई कोर्ट में अपील करेंगे जो कि एटलीस्ट डिवीज़न कोर्ट सुनेगा। ये है अगर उसे सज़ा हुई है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वो बरी हो जाए, फिर उन्होंने कहा अगर वो बरी होगा तो 411A सबसेक्शन 2 के तहत उसके अग्रीव्ड बंदे जो पार्टी हैं वो अपील कर सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उसकी अग्रीव्ड होता है और दूसरा भी जो उससे होते हैं। तो ये जो अपील करेंगे वो भी उधर करेंगे। अब इनकी क्या ग्राउंड है, ये जो अपील दायर करेंगे मैटर ऑफ फैक्ट भी है, मैटर ऑफ लॉ भी है। तो ये दोनों ग्राउंड्स हैं। अगर वो बंदा एक्यूट हुआ है तो उसकी ग्राउंड मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल एज मैटर ऑफ लॉ, ये 2 ग्राउंड्स हैं इसकी। ये आपने सबसेक्शन 411A का सबसेक्शन 1 भी पढ़ लिया। 1 डील करता है उस अपील को जो कन्विक्शन के खिलाफ आपने करनी है। सबसेक्शन 2 डील करता है अगर वो अक्विट हुआ है। सबसेक्शन 3 करता है जो मैंने आपको बताई है कि ये जो ऊपर दोनों अपीलें हो, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन हो चाहे अपील अगेंस्ट एक्विटल हो, उनकी अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट के एटलीस्ट 2 जज डिवीज़न कोर्ट जो है वो ही सुनेगी एटलीस्ट। सबसेक्शन 4 कहता है अच्छा इनकी फिर अपीलें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी या नहीं जाएंगी। अगर जाएंगी तो किन ग्राउंड के ऊपर। ये उन्होंने कहा कि हाँ, उस एपलेट कोर्ट जो हाई कोर्ट की एपलेट कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त जाएंगे जब ये जो डिवीज़न कोर्ट यानी वो एपलेट कोर्ट थी वो डिक्लेयर करती है द मैटर इज़ अ फिट वन ऑफ सच अपील, यानी फिटनेस सर्टिफिकेट देती है। तो ये अदालत यानी एपलेट कोर्ट हाई कोर्ट वाली अगर एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे दे कि जनाब ये इट इज़ ए फिट केस टू बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उसकी आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये उसके आगे सबसेक्शन 4 तक मैंने आपको बताया कि ये जो है ट्रायल हेल्ड बाय अगर हाई कोर्ट के जज का है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, उसकी कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील किधर जाएगी, उसकी जो है वो अक्यूटल के ख़िलाफ़ अपील
किधर जाएगी, उन दोनों के अलग अलग ग्राउंड्स बताए। और एपलेट कोर्ट ने, हाई कोर्ट की एपलेट कोर्ट ने, जो कि डिवीज़न कोर्ट एटलीस्ट पे मुश्तमिल होगी 2, 4, 6 पे ऊपर, वो जब फैसला दे दे तो फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट क्या जा सकती है, यस जाएगी। तो ग्राउंड क्या है, जो मैंने बताया कि फिर हाई कोर्ट नीचे वाली वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे। तो यहाँ तक आपके 3 सवाल पूरे हो जाते हैं। अगला चौथा सवाल इसका है, वो कौन से केसेस हैं जिनमें अपील नहीं होती। नो अपील इन सर्टेन केसेस, 412, 13, 14 ऑनवर्ड। पहला उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सज़ा उसे इस बुनियाद पे हुई है कि ये प्लीड गिल्टी हुआ है, प्लीड गिल्टी के ऊपर अगर वो उसे सज़ा हुई है कि मुलज़म ने खुद ही गिल्टी प्लीड कर लिया, तो पहली बात फिर उसकी अपील नहीं होगी। हाँ, उनमें भी 2 चीज़ों के ऊपर हो सकती है, एक एक्सटेंट के ऊपर, एक लीगैलिटी के ऊपर। एक्सटेंट किसे कहते हैं, बेहद, यानी वो कहे कि मैंने ये बकरा चोरी किया था। अगर उसने ये बकरा चोरी किया है तो वो प्लीड गिल्टी कर ले, जज उसे जो है वो 3 साल सज़ा दे दे या 7 साल दे दे अगर उसने किसी के घर से किया है। तो अब वो इसके खिलाफ अपील तो नहीं कर सकता प्लीड गिल्टी के ऊपर कि मुझे गलत किया गया है, कन्विक्शन इलीगल है। हाँ, ये अपील वो ज़रूर कर सकता है कि जनाब ये जो आपने सज़ा दी है, ठीक है मैं जुर्म किया है, मैंने कबूल भी कर लिया है, या आपने ज़्यादा दे दी है, एक्सटेंट हद आपने ज़्यादा दे दी है। बकरा ही था ना, उस पर आप 1, 2 साल दे देते, थोड़ी दे देनी चाहिए थी। तो एक्सटेंट के ऊपर अपील हो सकती है। नंबर 2 लीगैलिटी के ऊपर हो सकती है कि आपने मुझे ये सज़ा दे दी है कि 7 साल कैद और 7 आपने चले, या 3 साल कैद और 7 आपने कहा है इसको कोड़े भी मारो। वो भाई कोड़े जो है वो इस पीपीसी में तो कहीं नहीं लिखे चोर को मिलेंगे, तो आपने ये लीगल सज़ा नहीं दी, ये लीगैलिटी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। या आपने जो सज़ा दे दी है कि इसका मुंह काला करके गधे पे बैठाया जाए, तो ये आपने जो सज़ा दे दी है कोई लीगल सज़ा नहीं है। तो लिहाजा आप उसके ख़िलाफ़ ये 2 ग्राउंड के ऊपर अपील कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्लीड गिल्टी के ऊपर आपको कन्विक्शन और सेंटेंस हुई है तो वो जो है अपीलेबल नहीं है। नंबर 2 उन्होंने 413 में कहा पैटी केसेस जो होंगे उनकी भी अपील नहीं होगी। अब पैटी केसेस क्या है, वो फिर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अगर 6 महीने तक सज़ा दे या उसके ऊपर आपको 200 रुपीज़ जो है वो फाइन कर दे, तो ये पैटी केस है। हाई कोर्ट के लिए पैटी है, इसकी फिर अपील नहीं होगी। हाई कोर्ट 6 महीने के लिए और 200 जुर्माना। सेशन कोर्ट 1 महीने तक सज़ा दे, 1 मंथ सज़ा दे, और कोर्ट ऑफ सेशन या यानी 1 मंथ सज़ा दे, और कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट जो है वो 50 रुपीज़ तक फ़ाइन कर दे। तो सेशन कोर्ट 1 मंथ और फाइन 50 रुपीज़, और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी ये 50 रुपीज़ तक अगर किसी को सज़ा दे दे फ़ाइन की, इसके लिए भी ये पैटी केस है, इसकी भी अपील नहीं होगी। तो ये दूसरा केस। अब तीसरा केस एक्सप्लेनेशन में कि सेंटेंस जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन है उसकी देयर इज़ वो अपील नहीं है कि मसलन आपको सज़ा हुई 2 साल कैद और 6 महीने, 2 साल कैद और 10,000 जुर्माना। अब आप 10,000 आपने जुर्माना नहीं दिया, अदालत ने 10,000 जुर्माने की अदम अदायगी के ऊपर आपको सज़ा दे दी 6 महीने, उसे कहते हैं नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन के ऊपर जो सज़ा होती है। तो जो नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन के ऊपर आपको सज़ा दी कि तुमने अगर 10,000 जुर्माना ना की अदा किया तो 6 महीने तुम्हें और सज़ा होगी, ये भी अपीलेबल नहीं है। तो
देयर इज नो अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट पास बाय सच कोर्ट और मैजिस्ट्रेट जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो। तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ये भी सज़ा नहीं बनती, ये भी अपील नहीं होती। ये 3। चौथे नंबर पे जो समरी कन्विक्शन के ऊपर होगा उसकी भी सज़ा नहीं होगी। जो समरी कन्विक्शन कौन सी है, मैजिस्ट्रेट जिस तरह समरी ट्रायल 260 में करता है तो 2000 तक जुर्माना कर दे खाली। अभी आपने उसका पढ़ा है कि नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शंस, notwithstanding anything in here been contained, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which a magistrate empowered to act under section 260 passes a sentence of fine not exceeding 2000 या 2000 है तो 2000 तक जो है ये अगर करेगा तो ये भी नहीं होगी 260 का समरी ट्रायल करते हुए। 5वीं 414 ये है कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट अगर फाइन करे नॉट एक्सीडिंग 5000, 5000 तक अगर कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट अगर करता है सज़ा फ़ाइन, ये जो रेडियो पे जाके आपने अक्सर देखा होगा उस पर वो सज़ाएँ रेडियो वालों को 5-5 हज़ार ही करते हैं। इसलिए करते हैं कि इनके लिए इतना ही काफ़ी है और दूसरा इसकी अपील भी नहीं है, उन्हें हर सूरत वो देना पड़ेगा। ये 5 है केसेस जिसके अंदर ये आपका अगला सवाल है कि आपको ये करना है, ठीक है। 5वां सवाल आपका 417 में है। 417 ये 5वां सवाल। अब ये आ गया है अपील अगेंस्ट अक्यूटल, बंदा बरी हो गया, अब उसकी अपील की बात है। इसके प्रिंसिपल बस लिख लें, यही सारा सेक्शन है। अगर बंदा बरी हुआ है चालान केस के अंदर, जो 173 की रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट आई उसके ऊपर, तो वो उसके अग्रीव्ड पर्सन जो उसका मुद्दई होगा, कंप्लेनेंट होगा, वो 30 दिन के अंदर डायरेक्ट अपील कर सकता है। और याद रखें ये अपील डायरेक्ट होगी हाई कोर्ट में। अपील अगेंस्ट अक्यूटल, ये पॉइंट्स याद रखें। नंबर 1 कि अपील अगेंस्ट अक्यूटल हमेशा हाई कोर्ट होती है, चाहे मैजिस्ट्रेट ने बरी किया हो, चाहे सेशन कोर्ट ने किया हो, किसी ने भी बरी किया हो, तो अपील अगेंस्ट अक्यूटल हमेशा कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। नंबर 2, ये जो अपील है अगर वो चालान केस के अंदर बंदा बरी हुआ है तो चालान केस के अंदर 2 ज़ाहिर पार्टीज अग्रीव्ड होती हैं। एक तो अग्रीव्ड है बंदा आपका जिसको चाकू लगा, जो जिसकी चोरी हुई, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो अगर अपील करना चाहे तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। उसका लिमिटेशन पीरियड है 30 दिन, और वो ज़ाहिर अपील कहाँ करेगी? हाई कोर्ट में ही। इसके अंदर दूसरे अग्रीव्ड पार्टी होती है स्टेट, ज़ाहिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकार यानी स्टेट अगर वो करना चाहे तो उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए फिर अपील दायर करेगी। ये करेगी 6 महीने के अंदर अंदर। इनको टाइम ज़्यादा है। चालान केस के अंदर स्टेट करना चाहे तो 6 महीने, और वो भी करेगी किसके ज़रिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए। ये 6 महीने कहाँ लिखे हुए हैं? ये आर्टिकल 157 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट लिखा हुआ है। ये लिमिटेशन पीरियड आपको वहाँ मिलेगा। कौन सा आर्टिकल है? 157 लिमिटेशन एक्ट, जो लिमिटेशन पीरियड को गवर्न करता है, वो आपको बताएगा। तीसरी चीज़ या नेक्स्ट जो भी नंबर बन रहा है, अगर वो बंदा इस्तगासा में बरी हुआ है, प्राइवेट कंप्लेंट हुई थी, तो प्राइवेट कंप्लेंट में बरी हुआ है तो वहाँ तो स्टेट अग्रीव्ड पार्टी होती नहीं, वहाँ पे खाली वही बंदा होता है, प्राइवेट मुद्दई होता है। वो 60 दिन के अंदर
स्पेशल लीव टू अपील पहले दायर करेगा। पीरियड है उसका 60 और वो डायरेक्ट अपील नहीं करेगा, स्पेशल लीव टू अपील करेगा। जहाँ अपील होती है, अपील में एज ए मैटर ऑफ राइट होती है, उसके अंदर आप केस को दोबारा सुना जाता है, मेरा हक है सुना जाए। लेकिन जहाँ लीव टू अपील आएगी वहाँ आपका हक नहीं है, आप पहले ग्राउंड इस्टेब्लिश करते हो क्यों आपको सुना जाए, तो वो आप इजाज़त लेते हो एपलेट कोर्ट की। तो इस्तगासा केस के अंदर अगर मुद्दई करना चाहे तो वो लाहौर हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट में दायर करेगा 60 डेज़ के अंदर, और वो स्पेशल लीव टू अपील दायर करेगा। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का हिस्सा कि भाई ये जो अपील अगेंस्ट अक्यूटल है इसकी ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड के ऊपर जाके आप कहोगे कि मेरी अपील जो है वो मानी जाए। नंबर 2, एक और प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई होता है जब ये अपील हाई कोर्ट में अपील अगेंस्ट अक्यूटल जा रही होती है, उसे कहते हैं डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी ऐसे अक्यूज्ड को डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अटैच होती है जब ऐसे शख्स की अपील हाई कोर्ट सुन रहा होता है। डबल प्रिजम्पशन ऑफ डबल इनोसेंस ये है कि पहला कि आप ये हर बंदा जब ट्रायल फेस कर रहा होता है तो पहली प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वो होती है जहाँ अदालत प्रिज्यूम करती है कि ये इनोसेंट है अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो ये पहली प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। जब वो अदालत उसको बरी कर देती है और उसकी अपील हाई कोर्ट में आती है तो हाई कोर्ट फिर उसको डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस देती है कि एक तो पहले ये था ही, चूँकि प्रिंसिपल है कि जब तक वो अक्यूज को अदालत गिल्टी ना करे वो इनोसेंट है। बच्चे आप ना पीछे चले जाए, बैठ पीछे बैठ। और दूसरा क्या है, दूसरी जब हाई कोर्ट उसे क्या कर देती है, यानी लोअर कोर्ट उसे जब बरी कर देती है, तो बरी कर दी है तो जब वो हाई कोर्ट के पास आता है अब उसे डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कि एक पहले ये नीचे वाली अदालत यानी एक तो प्रिजम्पशन इस असूल के तहत थी कि अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंस अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, और दूसरा फिर नीचे वाली अदालत ने उसे बरी भी कर दिया। तो ये प्रिंसिपल अटैच होता है। ये सिविल जज के इम्तिहान में मेरे से उन्होंने पूछा था कि डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या है। अगला इसके अंदर पॉइंट कि ग्राउंड्स क्या है अपील के खिलाफ, अपील अगेंस्ट अक्यूटल की अगर आप जाते हैं किन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपील अपनी करते हैं। नंबर 1, ये मुख्तलफ जजमेंट से निकाल के कि जजमेंट परवर्स है, PERVERSE परवर्स, बुराई पर तुले हुई होनी, अखलाक बाख्ता। नंबर 2, ये जजमेंट आर्बिट्रेरी है, मनमानी है, जालमाना है, ये वाली। फैंसीफुल है, FANCIFUL, फैंसीफुल कहते हैं शेख चिली वाली, इंज हो गया होना है, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, फैंसीफुल है। नंबर 4, शॉकिंग टू ह्यूमन माइंड है। नंबर 5, फुलिश है। नंबर 6, आर्टिफिशियल है। नंबर 7, रिडिकुलस है। नंबर 8, कैप्रेशियस है, मनमौजी, दिल किया आज इतने ये बरी कर दिया, आज किया दिल किया तो इसे सजा दे दी। CAPRICIOUS, CAPRICIOUS, मनमौजी
मुतलवन मजाज, कंट्रेरी टू लॉ है, वेरी इलीगल है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। ये ग्राउंड्स हैं। अब आपका ये पूरा टॉपिक अब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें कोई चीज़ नहीं रह गई। एक पॉइंट इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये अपील कहाँ दायर होती है, हाई कोर्ट में। दूसरा पॉइंट इसका ये बताया कि चालान केस में अगर डायरेक्ट मुद्दई करना चाहे तो वो अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट कर सकता है 30 दिन के अंदर। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर इसके अंदर स्टेट करना चाहे, सरकार करना चाहे, तो वो 6 महीनों में दायर कर सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए सूबाई हुकूमत कर सकती है। नंबर 4 इसका बताया कि इसकी फिर लिमिटेशन जो है वो 6 महीने जो है वो लिखी हुई है 157 में। पांचवा मैंने बताया कि इस्तगासा केस के अंदर अगर मुद्दई करना चाहे लीव टू, तो उसे लीव टू अपील पहले फायर करना होगी 60 डेज़ के अंदर। छठा नंबर मैंने बताया इसके ग्राउंड्स हैं और वो ग्राउंड मैंने आपको लिखवाई। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, इसके 6 पॉइंट्स हैं। ये है जनाब आपका, अगर आपको ये कहा जाए कि अपील अगेंस्ट एक्यूटल इसको डिस्कस करें तो जिस एंगल से भी आपका आएगा ये सारी चीज़ें ये यहीं से ली हैं। इधर तरतीब उनकी और है, मैंने आपको ये तरतीब बता दी। अगर कहा जाए कि डिस्कस करो तो ये 417 है अपील अगेंस्ट एक्यूटल, तो वो सवाल यहाँ से भी स्टार्ट कर लेता है अपील अगेंस्ट एक्यूटल जाती कहाँ है, आपसे पूछ लेगा। मैजिस्ट्रेट ने अगर उसको बरी किया है तो उसकी अपील अगेंस्ट एक्यूटल कहाँ जाएगी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। या वो पूछेगा कि अपील अगेंस्ट जो एक्यूटल है उसके और वो हुई है इस्तगासा में, तो फिर जो प्राइवेट कंप्लेनेंट है वो कितनी देर में अपील कर सकता है। या वो उसका पूछ ले कि यह कहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट अगर करना चाहे तो उसके लिए 6 महीने हैं चलान केस के अंदर अपील। तो जिस एंगल से भी वो कहे ये आपका सवाल है और इस चैप्टर का ये 5वां, ठीक है जी। छठा सवाल इसके अंदर आता है वो है पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट क्या है। पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट ये बेसिकली टोटल 15 पावर्स आपको मिलेंगी। ये जो पावर्स हैं इन जब ये आता है ना सवाल तो बड़ा लंबा होता है। यहाँ पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट के लिए रेलिवेंट प्रोविजन ये है और ये सारी लिखनी पड़ती हैं। नंबर 1 423, नंबर 2 426, फिर 427, फिर 428, फिर 338, फिर 375, फिर 376। ये सेक्शन है जो इनको डील करते हैं एपलेट कोर्ट की पावर्स को। सबसे ज़्यादा पावर्स आपकी 423 में है। तो 423 के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि ये एपलेट कोर्ट की 15 पावर्स आपको नज़र आएंगी 423 में। CPC में ऐसा सेक्शन 107 है और आगे ऑर्डर 41 भी है, जो ऑर्डर 41 रूल जो है वो आगे 33 भी है जो सिविल में पावर बताता है। तो ये इसका
अगर अब इसके अंदर देखें, इसके उन्होंने सेट बना दिए 423 वाली पावर अब हम अभी कर रहे हैं। अगर बंदा बरी हुआ है, अपील अगेंस्ट अक्यूटल आप गए हैं, बरी हो गया, नीचे वाली अदालत से बरी है, तो अब आप हाई कोर्ट में गए हैं, तो अब आप जो मैं लिखवा रहा हूँ आप उसे हाईलाइट करते जाएं तो आपको ये समझ आती जाएगी। आप चाहते हैं कि इस बंदे को, पहला जो आप चाहते हैं, इस बंदे को जो बरी शुदा है उसे आप गिल्टी करार दें और सेंटेंस दें। तो आप को अगर मिल गई तो ये पहली पावर है हाई कोर्ट की अपील अगेंस्ट अक्यूटल के अंदर, फाइंड हिम गिल्टी